सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने कहानी मेरे संग की औरतों में हमने इतना पढ़ा था कि जो नानी माँ थी लेखिका की, वो पर्दानशी औरत थी, पर्दा में रहती थी। वो अपने ढंग से अपना जीवन बिता रही थी। उन्होंने अपने पति की ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया, दखल अंदाज़ी नहीं दी। लेकिन जब बात आती है अपनी बेटी की और अपनी बेटी के लिए सही वर्ड ढूंढने की, तो देखिए जिस औरत में अब जान नहीं बची, जो औरत अब मरने के कगार पर है, वो औरत किस तरह से उठ खड़ी होती है और अपनी हक की आवाज़ के लिए बात करती है। आइए पढ़ते हैं कि अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज़ था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि ऐसा जुनून होगा? कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा? बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये भी एक तरह की आज़ादी है कि चाहे आप किसी और के हक़ पर या किसी और के अधिकार क्षेत्र में जाकर दखलंदाजी ना दे रहे हों। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने पति के अधिकार क्षेत्र में जाकर दखलंदाजी नहीं दी, लेकिन अपना जीवन अपने ढंग से जिया, अपना जीवन किसी और के ढंग से जीने के लिए मजबूर ना हुई। तो वो अपने आप में एक व्यक्तिगत रूप में एक आज़ाद ख़याल की महिला थी, जो अपनी बेटी के लिए एक आज़ाद ख़याल के पुरुष, यानी जो देशभक्ति के लिए, आज़ादी के लिए लड़ मर सकता है, उस तरह के व्यक्ति की खोज अपने बेटी के लिए करना चाहती थी। खैर, इस तरह कहानी इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढ रही है जो विचारों में उत्कृष्ट है, ऊंचा है, विचारों से अपने देश के प्रति समर्पित है, देश को आज़ाद कराना चाहता है और वो आज़ादी की भावना लिए दिल में है, लेकिन उसके पास एक पैसा नहीं है, ख़ानदान का कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है। तो माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खाड़ी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वो कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर सुताने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदे की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो भाई नाना का अच्छा रौब था, यानी लेखिका की माँ के ससुराल में लेखिका के नाना के बारे में काफ़ी एक रौब था कि नाना एक अच्छे खासे साहब हैं। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले।
अधिकांश भारतीय अंग्रेज़ों से छुटकारा ज़रूर चाहते थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी ज़रूर चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों का गुणगान करते न थकते थे। उनके किसी न किसी गुण का वर्णन करना, उनके किसी न किसी देश के प्रति किसी कार्य को या किसी और चीज़ को लेकर वो मतलब उनका गुणगान किया करते थे। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक जो भी रहे हैं, चाहे वो गांधी हों, नेहरू हों या कोई और, उन सभी ने मिलकर उनके दिल में कहीं न कहीं से किसी न किसी अंग्रेज़ के वो बड़े-बड़े प्रशंसक रहे, उनके कार्यों के प्रति, उनके कार्य के लगन के प्रति या और भी कई चीज़ों के प्रति। चलिए, तो आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पूरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।